हाँ जी, अब नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट कर रही हूँ मैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसके बाद हाउ द रोल ऑफ गवर्नमेंट वाज चेंज्ड आफ्टर 1991 इन द इंडियन इकोनॉमी। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया कि इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकोनॉमी में बहुत ही कम मैन्युफैक्चरिंग थी, इंडस्ट्रीज़ ना के बराबर थी, सब कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड था। तो इंडिपेंडेंस के टाइम हमारी जो गवर्नमेंट ने सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में डिसीज़न लेने स्टार्ट किए कि हाउ टू इंक्रीज़ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री, और उसके लिए उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट अपनाया। मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट मीन्स वेयर द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यानी पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर विल प्ले डिफरेंट रोल्स फॉर ब्रिंगिंग द इकोनॉमी एट द डेवलपमेंट फेज़, एट द ग्रोइंग फेज़। पहले उसको ग्रो करना था और उसके बाद उसे डेवलप करना था। ठीक है, ग्रो करना मीन्स इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होनी बहुत ज़रूरी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रोथ के टाइम इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम था, सब कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उस वक्त पब्लिक सेक्टर को प्रोमिनेंट रोल दिया। तो इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे कि गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंस के टाइम गवर्नमेंट के लिए क्या रोल असाइन किया गया। गवर्नमेंट के लिए मीन्स पब्लिक सेक्टर के लिए। सबसे पहला तो जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स द बेसिक फैसिलिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड टू डू सम एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी तो कोई भी व्यक्ति खुद कर सकता है, कोई बिजनेस अपनी बिजनेस एक्टिविटी कर लेगा, लेकिन उसको जो ऐसी कॉमन फैसिलिटीज़ चाहिए वो, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स भी चाहिए, व्हीकल्स भी चाहिए, एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, आपस में एक दूसरे से को इन्फॉर्म करने के लिए, बातचीत करने के लिए, कोई भी मैसेज देने के लिए। जैसे आजकल हम वेबसाइट का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, और आजकल बहुत कुछ सब कुछ फास्ट हो गया, लेकिन उस टाइम पर इंडिपेंडेंस के टाइम पर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बिल्कुल ना के बराबर थी। केवल इंडिया में जो है केवल पोस्टल सर्विस चलती थी, वो भी बहुत डिले होती थी, बिकॉज दे वर टू बी डन बाय द विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स। और उस वक्त रोड फैसिलिटीज़ वगैरह कम होने से कम्युनिकेशन बहुत ही कम था। फ्यूल एंड एनर्जी में दोनों चीज़ें आ गई आपकी, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई या पेट्रोलियम एनर्जी आ गई, दोनों तरह की एनर्जी की उन्हें ज़रूरत थी मशीनें चलाने के लिए, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। एंड बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर मशीन्स वगैरह बन सकें, ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी इंडिया में बहुत ही कम थी। तो गवर्नमेंट ने पहला रोल लिया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का देखो, उन्होंने अपने आप को, पब्लिक सेक्टर को क्यों इम्पोर्टेंस दी गई इस चीज़ में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर डिड नॉट शो एनी इनिशिएटिव टू इन्वेस्ट इन हैवी इंडस्ट्रीज़ और डेवलप इट इन एनी मैनर। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने कोई इनिशिएटिव का मतलब होता है आगे बढ़ना, अपनी तरफ से वो लोग इस हैवी इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, तो प्राइवेट सेक्टर जो है हैवी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए इतना उत्सुक नहीं था। तो अब क्योंकि अगर किसी न किसी को इसमें आगे बढ़ना था, तो जो इन्वेस्टमेंट है, हैवी इन्वेस्टमेंट करना और हैवी रिस्क लेना वाज पॉसिबल ओनली फॉर द पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर असाइंड द रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 1948 में, फिर 1956 में ब्रॉड जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनाई गई, फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट की गई, 5 ईयर प्लान्स बनाने शुरू किए गए 1951 से। डिफरेंट 5 ईयर के प्लान्स बनाए, जिसमें डिसाइड किया गया कि हाउ द इंडिया विल स्टार्ट डेवलपमेंट। तो ये सब चीज़ों के लिए जो है पब्लिक सेक्टर को एक मेजर रोल दिया गया। दूसरा, दे डिड नॉट हैव ट्रेन्ड पर्सनल और फाइनेंस। दे मीन्स प्राइवेट सेक्टर के पास कोई ट्रेंड लोग नहीं थे, पर्सन नहीं थे, और फाइनेंस भी नहीं था टू इमीडिएटली एस्टेब्लिश हैवी इंडस्ट्रीज़ विच वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। उस वक्त की रिक्वायरमेंट यही थी कि वो जो है
सबसे पहले हैवी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाए और उसके लिए जो ट्रेंड पर्सनल थे, स्टाफ था या फाइनेंस था, वो गवर्नमेंट ही यानी पब्लिक सेक्टर ही मंगवा सकती थी। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर को ये भी इम्पोर्टेंट रोल दिया गया। इसके बाद हाँ जी बेटा, क्लास तो ज्वाइन कर लें, लेकिन आपको क्लास ज्वाइन करवाने का बेनिफिट क्या है? तो इसलिए गवर्नमेंट ने स्पेशल अपने लिए रोल असाइन किया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर देगी टू द कोर सेक्टर विच रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कॉम्प्लेक्स एंड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, कि वो ऐसे कोर सेक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, कोर का मतलब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उस वक्त, जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज कैपिटल मीन्स बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट थी, कॉम्प्लेक्स थे जिनको चलाना बनाना आसान नहीं था, और जिसमें नई टेक्नोलॉजी लगनी थी, वो चीज़ें जो है बनाने की, डेवलप करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ली। गिव अ लीड टू इन्वेस्टमेंट टू द कोर सेक्टर वेयर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज आर नॉट फंक्शनिंग इन द डिज़ायर्ड डायरेक्शन। और कुछ ऐसे सेक्टर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे पब्लिक वेलफेयर के लिए, जहाँ पर क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मेन मोटिव उनका प्रॉफिट अर्निंग होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्राइवेट सेक्टर ठीक है अनरीजनेबल नहीं लेगा, लेकिन रीजनेबल प्रॉफिट अर्निंग के लिए ही प्राइवेट सेक्टर काम करता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर था जो पब्लिक वेलफेयर के लिए लेस देन या सब्सिडाइज्ड रेट पर जो है फैसिलिटीज़ या सामान अवेलेबल करवा सकता था, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स, फार्माक्यूटिकल्स, दवाइयाँ बनाना, फार्माक्यूटिकल्स का मतलब है दवाइयाँ बनाना, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोलियम रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, न्यूज़ प्रिंट मीडिया एंड हैवी इंजीनियरिंग। इन इंडस्ट्रीज़ में जो है पब्लिक सेक्टर को लीड रोल दिया गया। तो बेटा ये इंडस्ट्रीज़ के नाम आप ध्यान रखना कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी जिसमें उसको लीड रोल दिया गया, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, ये चीज़ें जो हैं आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस में आ सकती हैं कि क्यों उसको रोल दिया गया। तो डिफरेंट इक्वेशंस आपके MCQ के इससे बनते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंस दी गई वो दी गई फॉर रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट। रीजनल का मतलब होता है डिफरेंट एरियाज़। तो उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि सभी एरियाज़ की बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो जाए। बैलेंस्ड डेवलपमेंट का मतलब है कि ऑल द एरियाज शुड डेवलप इक्वली। ठीक है, रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट का मतलब है कि सारे एरियाज़ जो हैं इक्वली डेवलप हों। जैसे उस वक्त क्या था कि जो कोस्टल एरियाज़ थे, कोस्टल एरियाज़ यानी वो स्टेट्स जो नियर सी पोर्ट थी, वो ज़्यादा डेवलप हो गई थी। जहाँ पर भी जो हमारे जो उस वक्त जो ब्रिटिश राज था, उन्होंने जहाँ पर उनको एडवांटेज लगा उन्होंने वहीं पर केवल डेवलपमेंट की थी, और बाकी जो कंट्री थी और ख़ास तौर पर जो दूर दराज के एरियाज़ थे वो बहुत ही कम डेवलप्ड थे। तो मतलब वहाँ पर जो है लोगों का मेन ऑक्यूपेशन केवल एग्रीकल्चर था, और कुछ ही लोग जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, अदर एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे। वहीं पर मतलब जो है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी अवेलेबल करवाया गया था, और बाकी के जो एरियाज़ हैं वो अनडेवलप्ड थे। तो उस वक्त जो है गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया कि हम सभी एरियाज़ की डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन्स एंड स्टेट्स इन अ बैलेंस्ड वे एंड रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटीज़ मतलब जो आपस में डिफरेंसेस आए हुए थे, एक एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है दूसरा एरिया कम डेवलप्ड है, तो उन चीज़ों को उन्होंने कहा कि हम इन डिस्पैरिटीज़ को हटाएंगे, और जितने भी रीजन्स एंड स्टेट्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, सबको हम एक बैलेंस्ड वे में जो है डेवलप करेंगे। इसके लिए क्या ज़रूरी था कि हर स्टेट में और हर एरिया में इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं। वहाँ के लोगों को जो एग्रीकल्चर में केवल एम्प्लॉयड थे, उन लोगों को भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाए और उन लोगों की भी इनकम बढ़ाई जाए, ताकि वो लोग भी एक बेटर लाइफस्टाइल ले सकें और जो है एक पूरी कंट्री की डेवलपमेंट हो सके। इसके बाद गवर्नमेंट लेट डाउन इन इट्स 5 ईयर प्लान्स। बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जो है 5 ईयर प्लान्स बनाती थी। गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट की थी 1951 से। तो उसने 5 ईयर प्लान्स बनाए, जिसमें उन्होंने अलग अलग एरिया को प्लानिंग के थ्रू जो है डेवलप करने की बात की।
तो उसमें दैट पर्टिकुलर अटेंशन विल बी पेड टू दोज रीजन्स विच वर लैगिंग बिहाइंड। उन्होंने आइडेंटिफाई किया, हर प्लान में अलग अलग एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया और उन एरियाज़ को जो पीछे रह गए थे उनको प्रायोरिटीज़ देते हुए उनको डेवलप करने की बात की। आज भी गवर्नमेंट ये करती है, जहाँ पर उन्हें लगता है कि किसी टाइप की पर्टिकुलर प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पर आज भी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू उनको डेवलप करने की बात करती है। जैसे कहीं पर टूरिज़्म डेवलप करती है, कहीं पर एजुकेशन की डेवलपमेंट होती है, कहीं पर इंडस्ट्रीज़ और सेट करती है। तो इस तरह से उन्होंने प्लान्स बनाए और इसके लिए देखो उन्होंने गवर्नमेंट ने 4 मेजर स्टील प्लांट्स लगाए इन द बैकवर्ड एरियाज़ टू एक्सिलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे हमारा उस वक्त जो हमारी ईस्टर्न स्टेट्स थी, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी, इधर से जो हमारा पूरा जो आप लोगों को पता होगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमारा बिहार, उड़ीसा, बंगाल और उधर से हमारा मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये जो अलग अलग बहुत सारी जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी वो ख़ास तौर पर उस वक्त बैकवर्ड थी। तो उन एरियाज़ में जो है इन्होंने स्टील प्लांट्स लगाए, या आपने पहले इस SST में भी पढ़ा होगा कि ताकि उनमें स्टील प्लांट्स लगाने से क्या होगा, वहाँ पर बहुत लोगों को रोज़गार मिला, एम्प्लॉयमेंट मिली और लोगों ने वहाँ पर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस को समझा, ताकि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ती गई तो पब्लिक को एजुकेशन और हेल्थ की इम्पोर्टेंस भी समझ में आने लगी। तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल जो है जब इनकम बढ़ी तो इनकम बढ़ने के साथ साथ लोगों में जो पब्लिक थी, आम जनता थी, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाई। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कफोर्स एंड डेवलप एंसिलरी इंडस्ट्रीज़। एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ मैंने आपको बताया था कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो मेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करती हैं, वही इंफ्रास्ट्रक्चर वाली इंडस्ट्रीज़। ऐसी इंडस्ट्रीज़ उन्होंने डेवलप की जो एंसिलरी, जैसे आज भी मनरेगा प्रोग्राम वगैरह चलते हैं, तो इसी तरह से उस वक्त भी डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाकर इन इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्रीज़ में भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट के लिए काम किया। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, पब्लिक सेक्टर को ये समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो केवल लार्ज स्केल पर ही स्टार्ट की जा सकती हैं। यानी कि लार्ज स्केल पर स्टार्ट की जा सकती हैं का मतलब क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाए और उसमें लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो, तभी वो सही तरीके से वहाँ पर प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। देखो बेटा, हर बिज़नेस में कैपिटल इन्वेस्ट करने की एक मिनिमम लिमिट भी होती है, मैक्सिमम तो होती है लेकिन मिनिमम लिमिट होती है। और मिनिमम अगर हम उतनी कैपिटल, उतना पैसा लगाकर उस बिज़नेस को स्टार्ट ना करें तो हमारे जो एफ़र्ट्स भी और जो हमारा मनी है जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट की है वो भी वेस्ट जा सकती है, वो भी लॉसेस में जा सकती है। तो अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी थी जो केवल हैवी इन्वेस्टमेंट से ही पॉसिबल थी, सक्सेसफुल थी। अगर उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट ना की जाए, स्टार्टिंग से ही जो मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो इन्वेस्ट ना किया जाए, तो हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हाई हो सकती है। तो देखो इन्होंने यहाँ पर वर्ड दिया है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का मतलब है कि बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने से ही कॉस्ट का एडवांटेज मिलेगा, यानी कॉस्ट सस्ती पड़ेगी। जैसे आप लोग अपना एक नॉर्मल लाइफ में भी देखते होंगे कि कई बार हम जब कोई चीज़ बल्क में ज़्यादा खरीदते हैं तो वो चीज़ हमें थोड़ी सी सस्ती पड़ जाती है, और हम जब जितनी कम अमाउंट में उस चीज़ को खरीदते हैं तो वो हमें महंगी पड़ती है। आप लोगों ने ये अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा। तो वही चीज़ है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में भी होता है कि कुछ चीज़ें, जैसे मान लो हम एक बस लेकर चल रहे हैं, बस 50 सीटर बस है, तो बेटा बस चलाने का खर्चा वही होगा, पूरा पेट्रोल वही लगेगा। अब अगर उस बस में केवल 10 सवारी चल रही हैं तो क्या होगा, पर पैसेंजर कॉस्ट है बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसको एक मिनिमम स्केल पर, यानी 50 अगर पैसेंजर पर बस चलेंगे तभी जो है पर यूनिट कॉस्ट, पर मेंबर कॉस्ट, पर पैसेंजर कॉस्ट जो है कम आएगी। तो इसको हम बोलेंगे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, कि एक मिनिमम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के कारण हमें होने वाली जो बचत है वो तभी पॉसिबल थी
जब उसमें हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक जितनी रिक्वायर्ड है उतनी करें। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर को ही आगे आना पड़ा ताकि हैवी इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जा सके, सब पब्लिक को सामान कम कॉस्ट पर रीजनेबल प्राइसेस पर अवेलेबल करवाया जा सके। जैसे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड टेलीफोन इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में ख़ास तौर पर इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। दीज यूनिट्स रिक्वायर्ड अ लार्जर बेस टू फंक्शन इकोनॉमिकली। लार्जर बेस की एक लार्जर बेस का मतलब क्या है कि बहुत बड़ी लार्ज स्केल पर जब प्रोडक्शन किया जाएगा तभी यहाँ पर ये लोग सही तरीके से काम कर पाएंगी। तो विच वॉज ओनली पॉसिबल विद गवर्नमेंट रिसोर्सेज एंड मास स्केल प्रोडक्शन। मास स्केल प्रोडक्शन की मतलब बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाए, और बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन कब होगा? जब उस प्रोडक्ट की डिमांड भी होगी। और डिमांड कब होगी? उस वक्त, कम से कम उस वक्त जो है लोगों के पास, पब्लिक के पास वो चीज़ें खरीदने के लिए पैसा होगा, तभी उनकी वो उस चीज़ की डिमांड कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल तभी थी जब गवर्नमेंट ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। चेक का मतलब यहाँ पर है कंट्रोल करना, कंसंट्रेशन का मतलब है इकट्ठा हो जाना, और इकोनॉमिक पावर का मतलब क्या है कि जो भी कंपनी के जो पैसा है, जो रिचनेस है, या इकोनॉमी के जो डिसीज़न लेने की पावर है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में इकट्ठी ना हो जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए। ठीक है, चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर की कंट्री की जो वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के हाथ में इकट्ठी ना हो जाए, तो इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कदम लिया कि इन द प्राइवेट सेक्टर, उस वक्त क्या था कि प्राइवेट सेक्टर में केवल कुछ ही इंडस्ट्रियल हाउसेस थे विच वुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन हैवी इंडस्ट्रीज़, क्योंकि उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ही कम लोग थे। उस वक्त बहुत ही कम लोग थे जो बिज़नेस करने के इच्छुक थे और जो पैसा हैवी इंडस्ट्री में लगा सकते थे। इसका मतलब क्या, अगर हैवी इंडस्ट्रीज़ छोड़ दी जाती कि चलो केवल प्राइवेट सेक्टर ही बनाएगा और पब्लिक सेक्टर अपने आप को फ्री कर देता, या गवर्नमेंट अपने आप को फ्री कर देती कि हम नहीं करेंगे ये काम, तो क्या होता कि प्राइवेट सेक्टर के वो कुछ ही लोग थे, कुछ ही इंडस्ट्रियल हाउसेस थे जो सारी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट कर देते, और इससे क्या होता कि उन्हीं लोगों के पास इंडस्ट्री की, कंट्री की सारी वेल्थ भी चली जाती, और जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो तीन जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो लेने की क्या जो राइट था समझ लो, वो भी उन्हीं इंडस्ट्रियल हाउसेस के पास चला जाता। तो with the result that wealth gets concentrated in a few hands and monopolistic practices are encouraged कि अगर हम इन्हीं इंडस्ट्रियल हाउसेस को फ्री छोड़ देते कि आप ही बिजनेस सेट कर सकते हैं, तो क्या होता, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस। मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है बेटा कि जब एक ही व्यक्ति के हाथ में, जब एक ही व्यक्ति कोई चीज़ प्रोडक्शन करता है और कोई उसका कंपटीटर नहीं होता, तो वो क्या करता है, उस जो भी चीज़ें वो बनाता है उसको हाई प्राइस पर सेल करना स्टार्ट कर देता है। ये चीज़ आप डिटेल में अपनी इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे कि व्हाट आर मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस, कि वो पब्लिक को, क्योंकि वो अकेला होता है प्रोडक्शन करने वाला, तो जो भी लोग उस चीज़ की डिमांड करते हैं उनको वो अपने तरीके से एक्सप्लॉयट कर सकता है बाय चार्जिंग हाई प्राइसेस और बाय प्रोवाइडिंग लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से वो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, अगर वो ऐसा करते ना कि अगर प्राइवेट सेक्टर को दे देते, फ्री छोड़ देते, तो ये मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस जो हैं बढ़ जाती। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी ज़रूरी था कि पब्लिक सेक्टर को जो है इम्पोर्टेंस दी जाए। दिस गिव राइज टू, और ये चीज़ होने से क्या होगा, इनइक्वालिटीज़ आ जाएगी। इनइक्वालिटीज़ का मतलब कि लोग जो अमीर हैं वो बहुत अमीर होते जाएंगे और जो गरीब हैं वो गरीब होते जाएंगे। तो इस इनइक्वालिटीज़ को रोकने के लिए, ये इनइक्वालिटीज़ इन इनकम को रोकने के लिए भी ज़रूरी था कि पब्लिक सेक्टर जो है इन इंडस्ट्रीज़ को सेट करे, और सेट करके जो है पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट भी दे और रीज़नेबल प्राइस पर गुड्स अवेलेबल करवाए। इनइक्वालिटीज़ इन इनकम जो होती है, लोगों की जो इनकम में इनइक्वालिटीज़ होती है कि गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है,
वो डेट्रीमेंटल टू सोसाइटी है। डेट्रीमेंटल का मतलब किसी भी समाज के लिए नुकसानदायक है। बेटा डेट्रीमेंटल का मतलब क्या है? नुकसानदायक होता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, फ्यूचर को देखते हुए कि इनइक्वालिटीज़ बढ़ती ना चली जाए, पब्लिक सेक्टर ने जो है मेजर इम्पोर्टेंस पब्लिक सेक्टर को दी गई। गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो बनाई 1956 की, खास तौर पर जो वाइड पॉलिसी थी, बहुत ही डिटेल्ड पॉलिसी थी, उसमें उन्होंने पब्लिक सेक्टर को जो है मेन इम्पॉर्टेंस दी। द पब्लिक सेक्टर इज एबल टू सेट लार्ज इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट। ये उन्होंने सोचा, द इनकम एंड बेनिफिट दैट अक्रू आर शेयर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स की। अगर उन्होंने यही डिसाइड किया कि अगर पब्लिक सेक्टर ही इन इंडस्ट्रीज़ को बनाएगा और जो भी इनकम और बेनिफिट्स मिलेंगे इसके, उससे वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स में बांटे जाएंगे, यानी वो कुछ ही हाथों में रहने की बजाय सारी पब्लिक में, पूरी देश की जो पूरी जनता है, समझ लो पूरी पब्लिक है, उसके हाथ में पहुंच पाएंगे। दिस प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर इन द प्राइवेट सेक्टर। और इससे जो है प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ें रुकेंगी। फिर इसके अलावा उस वक्त क्या था, हमारे यहाँ सब चीज़ें जो हैं, जो ख़ास तौर पर जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे वो इंपोर्ट हुआ करते थे उस टाइम पर। तो उस चीज़ को भी कंट्रोल करना था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करना, यानी इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके अब वो चीज़ें इंडिया में बनाना। और उस वक्त क्योंकि जैसे हम लोग इस चीज़ से अभी हम इस चीज़ को फेस करके चुके थे, तो उस वक्त इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश कर रहा था। सेल्फ रिलायंट होना मतलब आत्मनिर्भर, कि जो भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उनको धीरे धीरे इंडिया में ही बनाया जाए। तो बेटा आपको यहाँ पर सेल्फ रिलायंट वर्ड दिख रहा है। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर, कि जब इंडिपेंडेंस के टाइम पर ये डिसाइड किया गया कि जो चीज़ें अभी तक हम विदेशों से मंगवा रहे हैं उन चीज़ों को धीरे धीरे करके हम इंडिया में ही बनाना स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए क्या ज़रूरत थी कि हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा चाहिए, और उस वक्त इंडिया के पास विदेशी मुद्रा नहीं थी। एंड इट वाज डिफ़िकल्ट टू इम्पोर्ट हैवी इंडस्ट्रीज़ विच वाज रिक्वायर्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। हैवी मशीनरी मतलब हमें ऐसी मशीनरी, पहले तो देखो मशीनें बनाने के लिए फैक्ट्री चाहिए, मशीनें होंगी तो हम अदर सामान, अदर मटेरियल बना सकते हैं। तो पहला ज़रूरत थी कि हमारे यहाँ ऐसी इंडस्ट्रीज सेट की जाए जो हैवी मशीन बनाएं, और हैवी मशीन बनाने के लिए जो दूसरी मशीनें चाहिए थी वो भी हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत थी। और इंपोर्ट करना मतलब दूसरे देशों से मंगवाना, और हम इंपोर्ट तब कर सकते थे जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होगा। फॉरेन एक्सचेंज समझ रहे बेटा? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है विदेशी मुद्रा, ठीक है। तो इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी उस टाइम का ऑब्जेक्टिव था। तो एक तरह से आपने यहाँ पर इसमें पढ़ा कि गवर्नमेंट ने मेजर रोल पब्लिक सेक्टर को क्यों दिया। पहला रीज़न था कि उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। दूसरा रीज़न था बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट चाहिए थी। तीसरा हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि हमने अभी किया, चेक ऑफ कंसंट्रेशन ओवर इकोनॉमिक पावर। तो इस तरह से कई जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको अचीव करने के लिए पब्लिक सेक्टर को मेन रोल दिया गया। ठीक है बेटा, तो ये 1956 में ऐसा हुआ था। गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी कि पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी जो केवल पब्लिक सेक्टर के लिए रिज़र्व कर दी गई थी। उस वक्त रिज़र्व करने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन ऐसा था जो केवल पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन कर सकती थी। प्राइवेट सेक्टर को उसमें उन चीज़ों को प्रोडक्शन करने की अनुमति ही नहीं थी, परमिशन ही नहीं थी। और जिन चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर को एंटर करने की या काम करने की परमिशन दी गई थी उन चीज़ों में भी लाइसेंस, परमिशन, लाइसेंस राज उस वक्त कहा जाता था कि लाइसेंस राज था। एक लिमिट्स थी कि आप अपने बिजनेस को किस साइज़ तक रख सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाते हुए उस वक्त उन्होंने इंडिया का जो डेवलपमेंट पाथ स्टार्ट किया था।